हर्ष, एक बार फिर सोच लो, फूलपुर जाना जरूरी है क्या? फूलपुर में वो काला साया। मायरा, वो सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, प्रॉपर्टी के रेट्स गिराने के लिए। हर्ष, पापा की कटी हुई जुबान, तुम्हारे परिवार में लगातार हो रही रहस्यमयी मौतें अफवाह नहीं, सच था। मायरा प्लीज, चले बच्चों। हर्ष का बचपन फूलपुर में ही बीता था। वो गांव के एक रुबाबदार परिवार का बेटा था। हर्ष फूलपुर से दूर शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करने बहुत साल पहले आ गया था। हर्ष कई साल बाद आज अपनी करोड़ों की पुश्तैनी जायदाद का सौदा करने फूलपुर जा रहा था। मम्मा, भूख लगी। पीछे रखे स्नैक्स खा लो, और रास्ता लंबा है, दोनों सो जाओ थोड़ा। लगता है बच्चे सो गए। अच्छा है, जंगल का रास्ता है, डर भी जाते। हर्ष, हमें थोड़ा संभल कर रहना होगा। हाँ मायरा, प्रॉपर्टी का काम होते ही हम वहाँ से निकल आएंगे। हर्ष और मायरा बात कर ही रहे थे कि अचानक हर्ष बच्चों को देखता हुआ गाड़ी का रियर व्यू ठीक करता है। उसकी सांसें थम जाती है। जैसे ही वो देखता है, पीछे बच्चों के बीच एक लाल जोड़े में घूंघट ओढ़े औरत बैठी है। हर्ष घबराकर जोर का ब्रेक मारता है और पीछे पलटता है। वहाँ कोई नहीं होता। क्या कर रहे हो हर्ष? बच्चे हैं गाड़ी में। पापा, मम्मा। सॉरी बेटा, वो कोई जानवर आ गया था गाड़ी के आगे। मम्मा, आपकी लोरी से नींद कब आ गई पता ही नहीं चला। अपने बेटे शौर्य की बात सुनकर हर्ष और मायरा के होश उड़ जाते हैं। क्या बोल रहे हो बेटा? मैंने लोरी कब सुनाई? माँ, आप यही तो थी, उतर के पीछे आई थी। हाँ माँ, एक कंधे पर शौर्य का सर था और दूसरे पर मेरा। बच्चों की बातें सुनकर हर्ष और मायरा सहम गए, पर दोनों ये सोचकर चुप थे कि शायद कोई सपना देखा हो या बच्चे मजाक कर रहे हैं। तुम दोनों बहुत शैतान हो गए हो। चुपचाप बैठ जाओ, अब हम जंगल के रास्ते में हैं। हर्ष को अब ये सब बातें डरा रही थी कि अचानक हर्ष की गाड़ी डचके खाकर रुक जाती है। काला घना अंधेरा, जंगल से आती बेहद डरावनी आवाजें और दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान नहीं था। हे भगवान, बस यही होना रह गया था। हर्ष, मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी करो, ये जगह सेफ नहीं है। हर्षवर्धन अपनी गाड़ी को बार बार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। गाड़ी स्टार्ट होती पर आगे नहीं बढ़ रही थी। मायरा, लगता है गाड़ी फंस गई है। तुम एक बार ड्राइविंग सीट पर आओ, मैं चेक करके थोड़ा धक्का लगा देता हूँ। हर्ष, गाड़ी से मत उतरो प्लीज। मायरा, हम फूलपुर के जंगल के बीचों बीच हैं, पागल मत बनो। मायरा ड्राइविंग सीट पर आती है और हर्ष गाड़ी को धक्का लगाने उतरता है। हर्ष अभी कोशिश कर ही रहा था कि अचानक उसके साथ एक दिल दहलाने वाला एक और वाकया होता है। हर्ष की बाईं तरफ एक औरत गाड़ी को रोककर खड़ी थी। हर्ष की नजर पड़ते ही उसकी गर्दन तेज घूमने लगती है। ये देखकर हर्ष डर से कांपने लगता है। अचानक वो औरत गायब हो जाती है और हर्ष पसीने में लथपथ भागकर गाड़ी में बैठ जाता है। तुम ठीक हो? जल्दी चलो यहाँ से। मायरा तेजी से गाड़ी निकालती है और वो लोग हवेली पहुंच जाते हैं। हवेली का नौकर माधव सिंह आकर गाड़ी से सामान निकालता है। हर्ष अभी भी सदमे में था। उसे पता था अगर वो उस औरत के बारे में कुछ भी बताएगा तो मायरा एक पल भी नहीं रुकेगी। हर्ष, क्या हुआ है? उतरो गाड़ी से, पहुंच गए हवेली। मायरा ये कहते हुए हर्ष के हाथ पर हाथ रखती है तो उसे महसूस होता है कि हर्ष को तेज बुखार है। तुम्हें तो फीवर है। हर्ष उसका हाथ हटाते हुए, कुछ नहीं है, एक्सर्शन है। तुम बच्चों को लेकर अंदर जाओ, मैं आता हूँ। बहू रानी, आप ऊपर के कमरे में ही जाइएगा, आपका सामान वहीं रखवा दूंगा। बच्चों का कमरा भी तैयार कर लिया है। सभी कमरों की लाइट्स ऑन है, वो वाले कमरे की लाइट क्यों नहीं?
मायरा एक अंधेरे कमरे की ओर इशारा करती है। ये सुनते ही माधव सिंह हर्ष की ओर देखता है। मायरा, वो बाबूजी का कमरा है, वो बंद ही रहेगा। पर वो सबसे बड़ा रूम है, मैंने तुमसे कहा था उसे साफ करवा देना। मायरा, वो कमरा नहीं खुलता। हर्ष की बातें मायरा को बहुत अजीब लगती है। वो गुस्से में अंदर जाती है। उस रात सब बहुत थके थे। खाना खाकर सब अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। हर्ष, पानी ले आओ ना प्लीज। प्लीज तुम ही ले आओ। एक तो इस भूतिया हवेली में ले आए, अब ये रात को 3 बजे पानी ले आने को भी अकेले जाऊं। मायरा डरते हुए कमरे से बाहर आती है और माधव सिंह को आवाज देने लगती है। माधव सिंह, माधव सिंह। मायरा जैसे ही आगे बढ़ती है, उसे उस बंद कमरे से अजीब सी आवाजें आती है, मानो कोई कुछ बड़बड़ा रहा हो। मायरा डरते हुए उस कमरे के गेट पर जाकर कान लगाती है और अचानक कुछ ऐसा होता है कि मायरा वहां खड़ी थर-थर कांपने लगती है। दरवाजे के उस पार से आवाज आती है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मेरी शादी आपके बेटे से हुई है और आप ऐसे मेरे साथ, मुझे जाने दो। कौन है अंदर? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अचानक सब शांत हो जाता है। मायरा जैसे ही निकलने लगती है, 2 हाथ उसके पैर पकड़ लेते हैं। वो चीखते हुए माधव सिंह को आवाज देती है, बचाओ, माधव सिंह, हर्ष। किसी तरह वो खुद को उन हाथों की गिरफ्त से छुड़ा लेती है। पलटती है तो सामने माधव सिंह सर झुकाए खड़ा होता है। कहाँ थे तुम? और ये सर झुकाए क्या खड़े हो? दरवाजा खोलो, मुझे अंदर से एक औरत की आवाज आई। माधव सिंह जैसे ही सर ऊपर करता है, उसकी लाल चमकती डरावनी आंखें देख मायरा सहम जाती है। वो कुछ करती इससे पहले। हर्ष मेरा है और मैं उसे लेकर जाऊंगी। मायरा इस भयानक मंजर को देखकर बेहोश हो जाती है। माधव सिंह को एक झटका सा लगता है और वो मायरा को ऐसे बेहोश देख जोर जोर से हर्ष को बुलाने लगता है। हर्ष बाबा, बहू रानी बेहोश हो गई है। हर्ष शोर सुनकर भागते हुए आता है और मायरा को कमरे में ले जाता है। मायरा प्लीज बात करो। मायरा। हर्ष वो तुम्हें ले जाने की बात कर रही थी, वो यही है, इसी घर में। वो मायरा काम डाउन, तुम नींद में चल रही थी। माधव सिंह ने तुम्हें पिताजी के कमरे के पास बेहोश पाया। डरावना सपना देखा होगा तुमने। ये कहकर हर्ष किसी तरह मायरा को सुला देता है, पर शायद वो कुछ ऐसा जानता था जिसे वो अब खुद सुलझाने का फैसला लेता है। हर्ष जाकर मायरा और बच्चों के कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और खुद माधव से उसके पिता के कमरे की चाबी मांगता है। हर्ष बाबा, आपने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। उसको दोबारा वजह दे दी आपने। खूनी वधू है वो अब नहीं रुकेगी। माधव काका, मैं उसका किस्सा खत्म करने आया हूँ। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हर्ष हाथ में मिट्टी का तेल लिए अंदर जाता है। हर्ष जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, सामने उसे रूह कांप देने वाला मंजर दिखता है। एक कंकाल बेड पर बंधा पड़ा था। हर्ष के अंदर आते ही दरवाजा बंद हो जाता है। हर्ष थरथराते हाथों से उस कंकाल की रस्सी खोलने जाता है ताकि वो उसे निकालकर जला सके कि तभी उसकी आंखों के सामने का दृश्य बेहद खौफनाक हो जाता है। देखते ही देखते वो कंकाल एक जिंदा लड़की में बदल जाता है। तुम? हर्ष, मैं मंदाकिनी, जिससे तुम्हारी शादी बचपन में हो गई थी, पर तुमने मुझे अपने भाई और बाप का खिलौना बनाकर रख दिया और उन्होंने पूरे गांव के अय्याश मर्दों को मुझे भोग चढ़ाया। तुम खुद तो एक खुशहाल जिंदगी जीने शहर चले गए। ये सब करके भी तुम्हारे बाप का पेट नहीं भरा।
उसने मुझे यहाँ भूखा प्यासा बनकर मरने के लिए छोड़ दिया था, पर अब तुम्हारी बारी है और फिर गांव वालों की। मंदाकिनी के ऐसा कहते ही हर्ष के हाथ पैर रस्सी से बंध जाते हैं। ठीक उस कंकाल की तरह उसकी आंखें लाल होने लगती हैं। उसके शरीर के हर हिस्से में गहरे घाव होने लगते हैं, जिनसे बिना रुके खून बह रहा था। दर्द हुआ हर्षवर्धन? मुझे इससे कहीं ज्यादा पीड़ा मिली थी। मिट्टी का तेल पूरे कमरे में फैल जाता है और कुछ ही पलों में हर्ष आग की लपटों में जलने लगता है। अब वो आग हवेली में फैलने लगती है। हर्ष! फूलपुर से चली जाओ अभी। मायरा के कान में ये आवाज जैसे ही आती है, वो अपने बच्चों को उठाने भागती है। उन्हें किसी तरह वो सुरक्षित बाहर गाड़ी में बैठाकर हर्ष को बचाने वापस हवेली के अंदर आती है। तभी माधव सिंह उसे रोक लेता है। बहू रानी, हर्ष बाबा को खूनी वधू मार चुकी है। माधव सिंह पूरी कहानी मायरा को बताता है। मायरा बेहद टूट जाती है। मंदाकिनी के साथ जो भी हुआ था, उसके बाद उसे हर्ष और उसके परिवार से घिन आने लगती है और वो बेहद दुखी मन से फूलपुर से अपने बच्चों को लेकर लौट जाती है। खूनी वधू आज भी फूलपुर में अपना इंसाफ करती है और उसका खौफ आज भी फूलपुर के लोगों को सोने नहीं देता। कहानी खूनी वधू से प्रेरित थी। खूनी वधू की कहानी जानने के लिए डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM।